डालिए हेडिंग आप लोग। छंद के अंग। ठीक है, कल मैंने आपको काफी सारे अंग बताए थे, मैं दोबारा लिखवा दे रहा हूं आपको। चरण, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, गति, यति या विराम। देखो, मैं बार बार कहता हूं आपसे और फिर कहना चाहूंगा कि सिर्फ कॉपी में नोट करने के लिए क्लास मत करना। हर दिन की क्लास आपको कितना याद रह रही है, उससे पहले कितना समझ में आ रही है, ये प्लीज आप लोग पहले ही कंफर्म कर लो। ठीक है, कॉपी में नोट करके फायदा क्या है, तो सब किताबों मिल जाए, कोई किताब खरीद लो, वहां आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ समझनी पड़ेंगी। याद जैसे छंद के अंग पूछता है तो आपको 7 अंग कौन कौन से हो तो रटने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 7 अंग होते हैं, कौन से होते हैं, नाम रटने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद समझने वाली बात क्या है कि वो अंग जो आपने रटे हैं 7 के साथ, उनका मतलब क्या है, 1 बाय 1 वो आपको वो समझने की बात है। तो देखो, चरण क्या होता है, जैसे कोई भी चौपाई आपकी होती है ना, तो उस चौपाई में जो पंक्तियां होती है उनको हम चरण कहते हैं। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही सभी को? यस सर। हाँ, कोई भी चौपाई ले लीजिए आप। ठीक है, मैंने कल बोला था आपको कि सबसे बेटर ये है कि आप लोग हनुमान चालीसा का वाचन करते होंगे, मंगलवार भी आज, तो हनुमान चालीसा की चौपाई ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो उसमें चरण बदल जाएंगे आपको सारे। अब यहाँ पर तो लिख करके मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, आप लोग अपने साथ देख लीजिएगा, फिर कुछ एग्जाम्पल लेकर के भी समझाऊंगा, ये आपको वहां पर आ जाएगा। वर्ण क्या होते हैं, मात्राएं क्या होती है, कल मैंने समझा रखा है। संख्या, किसकी संख्या है ना, क्रम, किसका क्रम। तो संख्या का मतलब चरणों की संख्या कितनी है। ठीक है, और उसके बाद क्रम मतलब वही कि पहला चरण, दूसरा चरण, जैसे मैंने बताया कल आपको, पहला चरण और तीसरा चरण, 5वां चरण, इनको बोलेंगे विषम चरण, क्योंकि विषम नंबर्स में आपका आ रहा है। विषम तो आप जानते हैं ना, क्यों, विषम मतलब ऑड। यस सर। और मतलब आप बताइए 1, 3, 5, और सम, इसका बहुत महत्व है इसमें। 2 4 6। इवन मतलब 2, 4, 6 एंड ऑल। ठीक है, तो जितने वर्ण हैं, जितने मात्राएं हैं, अगर आप वर्णिक छंद पढ़ रहे तो वर्ण, मात्रिक छंद पढ़ रहे तो मात्राएं, तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं ये संख्या हो जाती है आपकी, किनकी, वर्णों की या मात्राओं की। ठीक है, इसके अलावा क्रम की बात करते हैं तो जो वर्णिक छंद आपके हैं, ठीक है, उसमें वर्णों का क्रम और मात्रिक छंदों में मात्राओं का क्रम ये देखा जाता है आपका, और बाकी चरणों का क्रम भी हम देखते हैं। गण की बात की थी, मैंने आपसे बोला था कि गण मतलब क्या है, समूह होता है, समूह। और ये भी बताया था कि गणों की संख्या कितनी है आपकी, 8। वेरी गुड। अब आज हम लिख लेते हैं नाम इनके। ठीक है, जैसे लिखिए, यगण, ठीक है, मगण, तगण,
रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ठीक, तो यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। आप देख रहे हैं गणों की जो नाम है वो य, म, त, र, ज, भ, न और सौ, इनसे आरंभ हो रहे हैं, तो इनको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इस पर मैं बहुत डिटेल डिस्कशन आपसे नहीं करूंगा अभी, आप बस जितना आपसे पूछा आता है एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, बाकी इसका जो मूल है क्या है, इसका मतलब क्या है, गण में होता क्या है, खाली नाम ही याद करना है या क्या है, तो देखो सबसे पहले तो बताया कि गण क्या है, समूह को बोलते हैं। समूह किस चीज का? वर्णों का समूह, मात्राओं का समूह। क्योंकि हम जब छंद पढ़ रहे थे उसमें हम क्या देख रहे हैं, हम नंबर ऑफ वर्ण या फिर मात्रा, ये तो देख रहे हैं, मात्राओं की संख्या या फिर वर्णों की संख्या, ये तो देख रहे हैं। तो समूह भी किसका होगा? इन्हीं का होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। गति की बात करते तो गति तो फ्लो होता है आपका, आप जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है कि किसी भी छंद को आप जब पढ़ते हैं ना तो उसका एक अपना फ्लो होता है। तो फ्लो क्या है? वही आपका गति कहलाता है। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि मात्रिक छंद के लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो गणित सॉरी आपका जो गति है वो मात्रिक छंदों के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यति, यति मतलब विराम होता है। विराम के बारे में कल मैंने बता दिया आपको कि अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये है ना, कि जब भी हम जो फ्लो हमारा होता है उसको ब्रेक करते हैं तो कितना ब्रेक कर रहे हैं, कितनी देर के लिए कर रहे हैं, उसके आधार पर आपका ये विराम लगाते हैं। तुक भी आपको कल बता रखा है मैंने, जो किसी भी किन्हीं दो पंक्तियों के अंतिम जो शब्द होते हैं अगर वो एक जैसे होते हैं तो उनको हम तुकांत कह देते हैं। अंतिम मतलब अंत, तुक मतलब तुकांत, तुकांत बन जाता है आपको। ठीक है, जैसे कल एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने चौपाई के लिए, है ना, कि हनुमान चालीसा की चौपाई बताई थी आपको, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो वहां पर क्या है? सागर और उजागर तुकांत शब्द है कि इनके अर्थ में क्या है, घर घर आ रहा है तो एक राइम बन जा रही है, है ना। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, है ना, ये आप लोग पढ़ लीजिए, इसको आपको आती होगी, है ना, चौपाइयाँ हनुमान चालीसा की, तो ये हो जाएगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, यस सर। अब डालिए हेडिंग। आप वैसे कल बताया था आपको ने, छंद के या छंद का वर्गीकरण। देखिए, छंद का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। कल मैंने आपको बताया था कि वर्णिक छंद, फिर बताया था आपको मात्रिक, है ना, और फिर बताया था आपको मुक्त। इस पर मैंने चर्चा की नहीं थी हालांकि, लेकिन मुक्त छंद होते हैं जिनमें ये तुक वगैरह नहीं होते, है ना, राइम्स वगैरह, या फिर जो वर्णों की जो मात्राएं हैं या फिर जो संख्या है उनकी कोई बाध्यता नहीं होती, उनको मुक्त छंद कहते हैं, है ना, फ्री वर्ड्स कहलाते हैं। वर्णिक छंद की हम बात करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं इसको हम, सम, अर्धसम और पूर्णतः विषम। सम
मतलब कि जिसकी सारी पंक्तियां है ना, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 सब में क्या हो, वर्णों की संख्या समान हो, इसको बोलते हैं हम सम। ठीक हो गया? ये 2, 3, 4, 4, 6 जितनी भी पंक्तियां हो रही सब में क्या होगी, वर्णों की संख्या समान हो जाएगी। अर्ध सम की बात करें तो इसमें क्या होगा आपका, जो पहला और तीसरा यानी कि विषम जो चरण है और जो सम चरण है, जैसे इसकी पीले वाली जो दोनों है पहला और तीसरा, इनमें वर्णों की संख्या समान हो जाएगी। ठीक, और दूसरे और चौथे में वर्णों की संख्या समान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 6 है तो इसमें भी 6 हो जाएगी, है ना, और दूसरे वाले में अगर आपकी 4 है तो इसमें भी 4 हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इतनी कम होती नहीं हालांकि। ठीक है, यहाँ पर मतलब वो आपका पहले में 6 है, दूसरे भी 6 होगी, तीसरे भी और चौथे में 6 हो जाएगी, सम हो गया। समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो क्या है सम, मतलब जहां पर सभी पंक्तियों में वर्णों की संख्या समान हो या सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो। और अर्ध सम में क्या होगा, जो पहला तीसरा यानी कि जो विषम चरण होंगे उनमें एक जैसी होंगी वर्णों की संख्या, और दूसरा और चौथा यानी कि सम चरण जो होंगे उनमें एक जैसी होगी। आगे बढ़ते हैं विषम। तो यहां पर क्या होता है, सबके सब अलग अलग हो जाएंगे। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, एक इस कलर से कर दिया, एक इस कलर से कर दिया, एक इस कलर से कर दिया, तो सबकी संख्या क्या है, सब में अलग अलग है, ऐसी याद करने के लिए। ठीक है, माना कि यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, इस तरीके से हो जाएगी। मतलब कुछ भी हो सकती है लेकिन समान नहीं होगा। ठीक है, वर्डों की संख्या अलग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। No, sir. No, sir. अब इसको और समझने का तरीका है विषम वाले को। ठीक है, थोड़ा इजी करके हम समझें तो यहां पर एक तो हो जाएगा सम और एक हो जाएगा आपका अर्ध सम। सम और अर्ध सम की अगर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक तो वो मिला करके आपकी एक साथ आती है तो उसको हम विषम बोल देंगे। ठीक, ये आपका है वाणिक छंद। इसी प्रकार से मात्रिक छंद जो होते हैं, मात्रिक छंद का भी क्लासिफिकेशन ऐसी होता है, मैं आज इसके अंदर लिखवाऊंगा नहीं आपको, सम, अर्ध सम और विषम बिल्कुल सेम है, बस अंतर ये है यहाँ पर वर्णों का काउंटिंग करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर वर्णों की काउंटिंग होगी और यहाँ पर आपकी मात्राओं की। मात्राएं क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, कल बता दिया आपको मैंने अच्छे से। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आप, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कौन सा ले हम, मात्रा ले लेते हैं। मात्रा, तो यहाँ पर मात्रा जो शब्द है इसमें वर्ण यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। माँ में एक वर्ण, ता में एक वर्ण, लेकिन जब मात्राओं की बात करेंगे तो माँ में 2 मात्राएं और ता में 2 मात्राएं। ठीक है, इस तरह से तो मात्राएं और वर्ण मैंने कल समझा रखा आप लोगों को, वो वहां से देख लीजिएगा आप लोग। तो ये छंदों का वर्गीकरण है। ठीक है, इसको लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. मुक्त छंद के लिए आप लिख सकते हैं कि ऐसा छंद जहां पर ऐसा छंद जहां पर किसी प्रकार की मात्राओं और वर्णों की बाध्यता ना हो, बाध्यता ना हो, उसे मुक्त छंद कहते हैं। एक बार और रिपीट कर दीजिए। लिखो, ऐसा छंद जहां पर लिखो ये सर जहाँ मात्राओं, पर हाँ, जहां पर वर्णों और Sir. सुन लो,
जहां पर वर्णों और मात्राओं का या की बाध्यता ना हो, की बाध्यता बाध्यता ना हो, उसे मुक्त छंद कहते हैं, उसे मुक्त छंद कहते हैं। ठीक है, लिख लिया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पहले मात्रिक छंद समझा देता हूं थोड़ा सा आज की क्लास में, फिर वर्णिक छंद आप देखेंगे। देखो, मात्रिक छंद में आपको 3 कैटेगरी बताई थी मैंने। पहला है सममात्रिक, ठीक है। दूसरा, चलो इसी में लिखता हूँ, दूसरा आपका विषममात्रिक, सॉरी अर्धसममात्रिक। ये मात्रिक छंद है। हाँ, मात्रिक लिखा है तो समझ में आ जाएगा। देखो, सममात्रिक में एग्जाम्पल ले लेते हैं हम चौपाई का। बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं जो थोड़ा सा आप लोगों को पता है उसी को लेके चलता हूँ। चौपाइयां होती है, चौ मतलब 4, पाई मतलब समझ रहे होंगे आप, चरण है ना, 4 चरण इसके। फिर रोला, ठीक। फिर लेते हैं हम पहले हम 2 ही समझ लेते हैं, बाकी तो मैं बाद में लिखवा दूंगा आप लोगों को। ये देखो, जैसे चौपाई है ना, हम चौपाई में देखते हैं कि जितने भी चरण होंगे सब में क्या होंगी, 16 मात्राएं होंगी। और रोला जो है उसमें क्या होगा, सभी चरणों में 24 मात्राएं। तो आप लिख लेंगे, चौपाई के आगे लिख देंगे आप सभी चरणों में 16 मात्राएं, और रोला के आगे लिख दीजिएगा कि सभी चरणों में 24 मात्राएं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है। फिर दूसरा, जय कपीस, तीहू देख लेना, छोटा होता है बड़ा होता है हर केस में, थोड़ा मुझे डाउट होता है। तीहू लोक उजागर, इसके बाद आप खुद चेक करते रहिएगा, मैं 2 बताता हूँ आपको। देखो, जैसे जौ में कितनी मात्रा होंगी बताओ? एक सर 1। यौ में सर 1। हौ में 1 मात्रा। मैं कुल मिलाकर के जहां पर अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री की मात्रा तो बहुत कम दिखेगी आपको, है ना, ये मात्रा आएंगी, वहां पर एक ही मात्रा होगी। सॉरी, इसके अतिरिक्त जहां पर आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये आता है, यहाँ पर क्या होंगी, 2 मात्राएं। ये आप याद रखना, ठीक है। ये मैंने कल बता भी रखा आप लोगों को। तो 4 स्वरों की मात्रा आने पर 1 मात्रा और बाकी में 2 मात्राएं। तो ऊ की मात्रा छोटी है तो 1 मात्रा, माँ यानी कि बड़ी मात्रा है तो 2 मात्राएं, 9 1 मात्रा, ज्ञान में ज्ञा में 2 मात्राएं, 9 में 1 मात्रा। फिर गुण, छोटा ऊ है तो 1 मात्रा, 9 में 1 मात्रा, सा में 2 मात्रा, गौ में 1 मात्रा और रौ में 1 मात्रा। गिनो इनको जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी हो रही है? 16। नीचे देखते हैं, जौ में 1 मात्रा, यौ में 1 मात्रा, कौ में 1 मात्रा,
पी, दो बड़ा है ना, दो मात्रा है, फिर 100 में एक मात्रा। अब देखो तीखों में देख लेना, बड़ी और छोटी में से क्या होता है करके, है ना, वैसे छोटा होता है शायद, एक मात्रा, छोटा हुआ है तो एक मात्रा, ओ है दो मात्रा, कौ है एक मात्रा, ऊ छोटा ही हो गया एक मात्रा, जा दो मात्रा, गौ एक मात्रा और एक मात्रा। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी हो गई? 16 मात्रा। 16। इस तरीके से आप ड्रिल कर सकते हैं। इसके आगे की पंक्तियां हैं उनको गिन लो अच्छे से बैठ करके। आज हनुमान चालीसा पकड़ो, हनुमान जी भी खुश हो जाएंगे, आपके आसपास ही होंगे कहीं पर, है ना, कि चलो आज बच्चों ने चौपाई की मात्राएं तो सीखी, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब आपके सामने कोई भी छंद आता है, आपको नहीं पता है वो चौपाई है या क्या है, तो आप उसमें मात्राएं गिन लो। अगर सब ही सारे के सारे चरणों में 16-16 मात्राएं होती तो वो निश्चित रूप से क्या कहलाएगा? चौपाई कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ ठीक है। तो इसी तरह से आप रोला में भी चेक करेंगे, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, आपको पता ही नहीं लिखा हुआ चौपाई है क्या है, कुछ नहीं पता आपको ना, बस आपको ये पता है कि अगर हाँ 16-16 मात्राएं हो रही थी वो चौपाई है, और 24 मात्राएं हो रही थी वो रोला है। जब एग्जाम में भी आएगा ना आपके, वहां पर भी आपको ये करना होता है, कुछ नया नहीं करना होता है। वहां पर आपको पूछेगा उक्त छंद में, उक्त छंद किसका एग्जाम्पल है, चौपाई रोला लिख देगा, आपको मात्राएं काउंट करनी है, बस हो गया। ठीक है जी सर। यस अब सर। चलते हैं अर्ध सम्मात्रिक की तरफ। कि समय इतना नहीं है कि मैं आपको एक एक उदाहरण लेकर के बताते रहूं, इसको आप घर में करिए ट्राई, सर्च कर लेना रोला का उदाहरण, है ना। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं ना, इसके पीछे इतना पढ़ना नहीं है आपने, बस सीखना है कि कैसे मात्राएं चेक होती है। अर्ध सम्मात्रिक में बताया था आपको मैंने क्या होगा, विषम चरण और समचरण। ठीक है, कैसे होते हैं देखते हैं। तो देखो इसमें एग्जाम्पल देख लेते पहले इसके हम, अर्ध सम्मात्रिक के। तो सबसे जो फेमस एग्जाम्पल इसका है वो होता है दोहा। जब हम दोहे की बात करते हैं तो दोहे में जो विषम चरण होता है वहां पर 13 मात्राएं होती हैं, और सम चरण में कितनी होती हैं? इसको ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा और मजा आएगा आपको याद करने में। यहाँ लिख दिया मैं दोहा। तो दोहे में विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं। ठीक है, फिर सोरठा। सोरठा में क्या होती है? तो दोहे का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पर 11 मात्राएं, यहाँ 13 मात्राएं। समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे आप दोहे का उल्टा। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। तो कोई एक दोहा ले लेते हैं हम और इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। अभी अब इतना ही समझ रहे हैं, हाँ ज्यादा डिटेल में नहीं आना अपने अंदर, अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। फिर उसके बाद बाकी इसके अलावा और क्या होता है, बरवे क्या है ना, बरवे वो है, हाँ बरवे में क्या होता है, विषम में 12 और सम में 7। एक और होता है उल्लाहा, यहाँ विषम में 15 और सम में 13, ऐसे करके लिख सकते हैं आप। चलिए एक दोहा उतार लेते हैं हम, है ना। दोहा कोई सा भी दोहा हो सकता है आपका। देखो कोई भी दोहा। हेलो, यस सर। देखिए इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दोहे का ले लीजिए, ले लेते हैं ना। ठीक है, फिर आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। क्या बताया था आपको दोहे में मैंने, कि जो दोहे का जो सम चरण होगा, ठीक है, तो सॉरी विषम चरण होगा, विषम चरण में कितनी होंगी? 13। हाँ, विषम में 13 और सम में 11। ये आपको याद रखना है। गिनते हैं, देखो, का कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरे, केतक सींचो नीर। ठीक, अब देखो इसमें सम और विषम चरण देखते हैं। देखो इसमें एक चरण तो ये हो गया आपका, फिर उसके आगे, ठीक है, चलिए गिनते
दो मात्राएं का, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा है धी, रे, दो मात्राएं, एक मात्रा और दो मात्राएं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में कितनी हो गई बताओ? 13 मात्राएं। ठीक है, इसके आते हैं हम दूसरे चरण में। देखो, का दो मात्राएं, हे दो मात्राएं, हो दो मात्राएं, तो एक मात्रा, और एक मात्रा, धी दो मात्राएं, रो एक मात्रा। तो 2 4 6 7 8 9 10 11 कितनी मात्राएं हो रही है बताओ? 11। 11। ठीक है, इसी तरह से आप यहां देख लीजिए, ये सम चरण है, ये विषम चरण है इधर वाले। 1 2 3 पा दो मात्राएं, एक 1 2। अब ये ऊ, तरुवर में ऊ जो है छोटा है ये, ठीक है, तो ये एक ही मात्रा होगी यहाँ पर, तरु है ना, बोलो ना तरुवर, तो ऊ छोटा है। रॉ में जब हम देखते हैं तो बड़े ऊ को ऐसे लिखते हैं और छोटे ऊ को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है। ठीक है ना, पहचान लेंगे ना आप लोग? तो तरुवर, छोटा ऊ, व, र, फॉ में एक मात्रा, रे में दो मात्राएं। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर 13 मात्राएं। फिर आते हैं हम विषम वाले में, सॉरी हाँ सम वाले में। तो दो मात्राएं, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्राएं, दो मात्राएं, दो मात्रा, एक मात्रा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये दोहा है, और दोहा क्यों है? क्योंकि इसमें जो विषम है उसमें 13 मात्राएं हैं और सम में 11 मात्राएं। ठीक है, हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। ये आप लोग घर में अगर प्रैक्टिस करते तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉपी में लिखो, लिख लोगे तो ठीक है, इतना समय नहीं है तो इतना आवश्यकता भी नहीं है। आप कोई भी पीडीएफ खोल लो या फिर गूगल पे सर्च कर लो, वहां पर जो कुछ भी है उसको कर लो। अरे ठीक है, तो अब ये सोरठा है। सोरठे बताया था आपको मैंने, क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है ना। तो वहां पर 13 और 11 थी, यहाँ 11 और 13 हो जाएंगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? विषम में दोहे में 13 थी ना, तो यहाँ 11 हो जाएंगी, और सम में, विषम में 11 थी, सम में 13 हो जाएंगी। गिनो 1 2 3, ये 2, ठीक है, 2 2 1। अब तो आप लोगों को आ गया होगा ना करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो कितने हो गई? 11 मात्रा हो गई। तो खेल लगता है फिर तो, एक बार आ जाए तो। एक, ये आधा है, यहाँ ये 2 जो है आधा है, याद रखना। और मैंने आधे के लिए बताया था आपको कि ये अपवाद होता है, इसकी एक मात्रा गिन भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, तो फिलहाल हम गिन ले रहे हैं 2 1 2, क्योंकि स्वर नहीं है ना इसमें, इसलिए 1, ये भी अपवाद है, 1 1 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी है? 13। ठीक है, इसी तरह से आप और आगे बढ़ते हैं तो ये भी सोटा खत्म नहीं हुआ ना, दूसरी लाइन में भी है। ठीक है, तो वहां पर भी आप गिन सकते हैं। तो मेरा काम सिर्फ आपको समझाने का है, बाकी तो प्रैक्टिस आपके हाथ में है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, और कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं। जो आधा आ गया तो 1 ले लेते हैं, 2। अब देखो अंक की मात्रा भी, ज्यों अंक की मात्रा को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 2 2 और 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, कितनी होनी चाहिए सब में बताओ? सॉरी विषम में, विषम है ना, 11 मात्राएं आ रही पूरी। फिर 1 2 मात्राएं, 1 मात्रा, 2 मात्राएं, 2 मात्राएं, ए है, 2 मात्राएं, 1 मात्रा और 2 मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या? क्लियर हो गया? सोरठा।
तो सर हाँ, मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं समझी। जैसे पेन है, पेन में कितने, 2 होंगे या 1 मात्रा? पेन है ही कहाँ, पेन तो लिखा ही नहीं है यहाँ पर। सॉरी सर, पौन पौन, जैसे जयो पंखे की पौन है ना, हाँ उस पे। बेटा ये तो देखो, बताओ ना, इसमें पौ में मात्रा कौन सी लग रही है, कौन सा स्वर आ रहा है, ये स्वर आ रहा है ना इसमें। 2 हो जाएंगे इसमें मात्रा। तो आपको बताया तो है मैंने कि जब ये दीर्घ स्वर होता है तो 2 मात्राएं लगती हैं। अब देखो ये चीजें तो आप लोगों को एक बार में समझनी चाहिए, इसमें तो कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं कि बहुत कठिन चीजें समझने वाली है। कुछ कठिन बताओ, किसी भी नहीं सर। शब्द में कौन कौन सी मात्राएं लगी, जब आप ये पहचान करने में समय लगा दोगे तो आप समझो कि हिंदी कब कंप्लीट कर पाओगे। बताने को मैं आपको 5 बार बता दूंगा, लेकिन हमें बच्चों ये ध्यान देना होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना हमारे में, बहुत सरल होते हैं। अगर वो सरल से सरल टॉपिक को समझने में हमें को समय लग जाएगा तो कठिन टॉपिक समझने का समय हमारे पास कभी नहीं रह पाएगा। ठीक है, बुरा मत मानना, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाओ अपनी तरफ से भी। कल के वीडियो में तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया इस चीज को, आज फिर समझाया था। विषम मात्रिक, ठीक है, विषम मात्रिक मैंने आपको बता रखा है कि ऊपर वाले दोनों का एक कोलैबोरेशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कुंडलिया। तो कुंडलिया जो है वो उसमें क्या होता है, दोहा और रोला का मिक्सचर हो जाता है। अब दोहा क्या है, रोला क्या है, ये आप लोग देख लीजिए। रोला इससे ऊपर वाला था सम मात्रिक में, जहां पर हर चरण में 24 मात्राएं थी। दोहा अर्ध सम मात्रिक था, जिसमें विषम में 13 और सम में 11 मात्राएं थी। तो इस तरह से विषम मात्रिक जो है वो सम मात्रिक और अर्ध सम मात्रिक का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल डिस्कशन करेंगे। आप लोग घर पे करके आइएगा छंद के मैक्सिमम एग्जांपल्स को, राइट। और होमवर्क समझ लीजिए, इसको व्हाट्सएप भी करना है आपने ग्रुप में, जरूरी है, कंपल्सरी होमवर्क।